सौभाग्यशाली हैं जो आपको दादी प्रकाश मणि जी का सानिध्य मिला है। आगे भी आप संस्था के साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, इसी उम्मीद और आशाओं के साथ धन्यवाद करती हूँ भ्राता डॉक्टर गोपाल शर्मा जी। और आगे बढ़ते हुए मैं आह्वान कर रही हूँ हमारे मध्य विराजित विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी बैठे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपना हमें दिशा निर्देश देंगे। आप 3 दशक से भी अधिक इस लाइन में रिपोर्टिंग में जुड़े हुए हैं। आपने अहम भूमिका निभाई है एक सशक्त संपादक के रूप में। आप बहुत अच्छे लेखक रहे हैं। आपकी विशेषता की बात करूं तो आप अनुशासन प्रिय, समय के पाबंद, धारदार एवं ओजस्वी लेखन आप रखते हैं। सशक्त नेतृत्व करता है, वक्ता है। सामाजिक गतिविधियों में आपकी काफ़ी भागीदारी रहती है। आपने वर्ष 2022 में डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ आप अपने भाव रखेंगे। मेरे परिचय में जो कुछ चीज़ें बताई गईं तो उनमें से पता नहीं कुछ उचित हैं, सही हैं, कैसी हैं, मैं उस पर नहीं जानना चाहता। लेकिन ये कहा गया कि मैं समय और अनुशासन का बड़ा पाबंद हूँ। यानी ये मुझे निर्देश है कि आपके लिए पत्रक में जितना समय निर्धारित किया गया है उतना ही बोलना है। तो और ये भी कहा गया है कि मुझे निर्देश देना है। कुछ ऐसा शब्द प्रयोग किया गया कि मुझे निर्देश देना है, और मैं तो निर्देश देने की स्थिति में नहीं हूँ। यहाँ पर हमारे आदरणीय कुलपति जी प्रोफेसर परमार साहब, IIMC के महानिदेशक हमारे भाई संजय द्विवेदी जी, और हमारे प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, जिनसे हमने बहुत सीखा, आप लोगों से सीखा। तो जहाँ ऐसे पत्रकारिता के गुरुजन विद्यमान हो, वहाँ पत्रकारिता का एक छोटा सा विद्यार्थी क्या निर्देश देगा? कोई निर्देश नहीं दे सकता। केवल चूंकि आपने बुलाया और इस योग्य समझा कि हम कुछ कहें, इसलिए। और एक चीज़ और है कि अभी वाइस चांसलर साहब ने याद दिलाया कि पिछली बार भी शायद सितंबर में मैं जब वहाँ आबू रोड वाले फंक्शन में आया था, तो सबसे वही आपने कहा ना कि सबसे अंत में आप ही को क्यों बुलाया जाता है, तो वो वहाँ पर भी सबसे अंत में और यहाँ पर भी तो कुछ ऐसी व्यवस्था होगी, और शायद आपने हमारे अंदर ऐसा कुछ देखा होगा कि इसको सबसे अंत में बुलाओ। तो वस्तुतः मैं तो ये सोचता हूँ कि आप हमारे भी धैर्य की परीक्षा लेते हैं और श्रोताओं के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। और मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों के धैर्य को प्रणाम करता हूँ, और इसलिए धैर्य को प्रणाम करता हूँ कि इतनी देर तक और ये बड़ा कठिन होता है कि बीच बीच में ध्यान का भी अभ्यास हो, फिर ज्ञान का भी अभ्यास हो, फिर सम्मान का भी अभ्यास हो, और फिर उसमें हम आ जाएं। तो वो अभी मैं देख रहा था, एक तो लोगों ने भरपूर जो जलपान किया, स्वल्पाहार किया, और उसके बाद यहाँ आकर के विराजमान हुए। मैं जर्नलिस्ट हूँ तो थोड़ा फीचर भी ठीक है। तो यहाँ आकर के विराजमान हुए तो वातानुकूलन है, अच्छी स्थिति है, और फिर बीच में ध्यान का अभ्यास कराया गया, और दीदी ने कहा ओम शांति शांति शांति। मैं कई लोगों की मुद्रा देख रहा था जिनके लिए कभी कभी ऐसे लिखते हैं ना, जब हम लोग समाचार लिखते थे, कल तक ठीक ठाक थे, शांत हो गए। तो ऐसी भी मुद्रा देख रहा था वो। तो वो, और फिर भी उसके बाद इतना धैर्य बनाए रखना, और उसमें कई लोग मतलब जब ध्यान का अभ्यास नहीं था, ज्ञान का अभ्यास था, सम्मान का अभ्यास था, उस समय भी कई लोग चिंतन की मुद्रा में थे। अब मैं समझ नहीं पा रहा था वो चिंतन था या क्या था,
क्योंकि सब लोग कह रहे थे चिंता मुक्त रहो, तो वो बिल्कुल चिंता मुक्त होने की स्थिति में थे। अभी मुझे ध्यान आया कि आरक्षण पर बड़ी गंभीर चर्चा हो रही थी लोकसभा में, बहुत गंभीर चर्चा हो रही थी, और उसमें टीवी पर तब लाइव नहीं आता था, लेकिन बाद में न्यूज़ में विजुअल्स दिखाए जाते थे। तो जब आरक्षण पर चर्चा हो रही थी तो लालू जी सो ही रहे थे। तो बाद में उनसे किसी पत्रकार ने कहा कि आप तो आरक्षण के इतने हिमायती हैं, और जब आरक्षण पर चर्चा हो रही थी तो आप सो रहे थे। तो जैसा लालू जी का अंदाज है, उन्होंने कहा हम सो नहीं रहे थे, हम गंभीर रूप से चिंतन कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पर कई लोगों को चिंतन करते हुए भी देखा कि जब वक्तव्य चल रहा था तो चिंतन हो रहा था। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा, मेरा एक अंदाज भी है, मतलब एक स्वभाव है, मैं कोई प्रोफेशनल वक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक है कि थोड़ा सा कुछ इस तरह से आरंभ करें कि जो मतलब जो विशुद्ध रूप से चिंतित हो गए हों, चिंता में चले गए हों, चिंतन में चले गए हों, वो थोड़ा मेरे प्रति भी थोड़े से चिंतित हो जाएं कि सबसे अंतिम में ये क्या बोलेगा। तो अब वो जो मैं ये देख रहा था कि ये सद्भावना, तो एक चीज मैं और बताऊं जो मेरे ध्यान में बात आई कि जब मैं इस कक्ष में प्रवेश कर रहा था वहां पर, तो ये हुआ कि आपका स्वागत होगा, मतलब ऐसा बहनें थी हमारी, तो उन्होंने टीका लगाया और मुझे ये वाला उत्तरी पहनाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी जो मूल विचारधारा है, मेरी जो मूल वैचारिकता है, ये जो रंग है ये उसको परिलक्षित करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मंच पर आया तो मुझे ये पीले रंग का उत्तरीय पहना दिया गया। आप जानते हैं कि पत्रकारिता में पीले रंग का क्या महत्व है, तो मुझे पीला रंग पहना दिया गया, तो पीत पत्रकारिता हो गई। तो खैर तो ये है। खैर देखिए, और एक चीज और, ये जो सद्भावना का विषय है, तो जब आप खड़ी हो जाइए, ये जो सद्भावना का विषय है, ये वस्तुतः एक पक्षीय नहीं है, ये द्विपक्षीय है। जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के हित चिंतक नहीं होंगे, शुभ चिंतक नहीं होंगे, एक दूसरे के हित की भावना से न्यस्त नहीं होंगे, उनमें ट्रस्टीशिप नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास और विश्वस्त नहीं होंगे, तब तक सद्भावना शब्द निरर्थक है। इसका कोई मूल्य नहीं है। और इसलिए केवल मैं बार बार कहता हूं कि इस पर विचार किया जाना चाहिए कि सद्भावना मात्र वक्तव्य का विषय है कि कृतित्व का विषय है। ये वस्तुतः कृतित्व का विषय है। हम जब से पैदा हुए हैं हम सद्भावना शब्द सुन रहे हैं, सेमिनार में सुनते हैं, संगोष्ठी में सुनते हैं, कविताओं में सुनते हैं। वस्तुतः सद्भावना वक्तव्य का शब्द नहीं है, सद्भावना कृतित्व का शब्द है। और चूंकि अपने पत्रकार बंधु हैं और चूंकि बहुत थोड़े से बचे हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि ये नवनीत क्रिया के उपरांत जब छाछ अलग हो जाता है और मात्र नवनीत बचता है, तो ये प्योर जर्नलिस्ट बचे हुए हैं। तो मैं एक शेयर करना चाहता हूं कि न्यूज रूम में अभी जब 22 या उसको जो पहलगाम की घटना हुई, तो उस पहलगाम की घटना में मैं थोड़ा सद्भावना पर आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूँ। कैसी सद्भावना, किसके प्रति सद्भावना और क्यों सद्भावना, कैसी सद्भावना? तो जब पहलगाम पर अटैक हुआ और पहलगाम पर अटैक होने के दूसरे दिन, उसी दिन भी शाम को और दूसरे दिन, तो वो फोटो सिलेक्शन हो रहा था, कौन कौन से फोटोग्राफ्स जाएंगे। तो उसमें एक फोटो था एक लोकेशन का, जिसमें कुछ लोग थे, बहनें थीं, भाई थे, और वो कैंडल मार्च कर रहे थे। तो मैंने अपने फोटो एडिटर से कहा कि तुमने ये फोटो क्यों सेलेक्ट की है, समझिएगा। मैंने कहा कि अभी क्योंकि इसमें पत्रकार एक अग्रदूत ऐसा करके उसकी, तो कैसा अग्रदूत होना चाहिए सद्भावना के लिए, पत्रकार को कैसा अग्रदूत होना चाहिए? राष्ट्र की जब रक्षा का और अपने पंथ की और अपनी संस्कृति की रक्षा का प्रश्न हो, तो एक पत्रकार को कैसा अग्रदूत होना चाहिए? तो मैंने कहा कैंडल मार्च की फोटो के सिलेक्ट करने के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है? उसने कहा कि ये जो कैंडल मार्च है, ये जो मोमबत्ती का मार्च है, इसमें सद्भावना का संदेश है, शांति का संदेश है। मैंने कहा इस कैंडल मार्च का लक्षित वर्ग कौन है? ये जो कैंडल मार्च है, ये किसको सद्भावना का और शांति का संदेश दे रहा है?
और आप फोटो प्रकाशित करके अपने समाचार पत्र में किसको देंगे? मेरी उस बिटिया को जो भी 20 दिन पहले उसका विवाह हुआ है और पहलगाम में उसका सिंदूर पोंछ दिया गया, ये कैंडल मार्च उसको सद्भावना का संदेश दे रहा है? ये कैंडल मार्च उस पाकिस्तान को जहां से आतंक पोषित होता है, भले ही वो जो कुछ कहे, उसको संदेश दे रहा है? किसको संदेश दे रहा है? हमारी सेनाओं को सद्भावना का संदेश दे रहा है कि नहीं, अपने जो तुम्हारे शस्त्र अस्त्र हैं उनको रखो और कैंडल मार्च निकालो, क्योंकि इसी में सद्भावना है। ये सद्भावना किसके लिए सद्भावना? आप किसको सद्भावना का इस कैंडल मार्च से संदेश दे रहे हो? आप जर्नलिस्ट हो, आप संचार के वाहक हो, आप संदेश वाहक हैं। आप इस कैंडल मार्च से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस फोटो को छाप कर वो जो मेरी विधवा बहन है या बेटी है, वो जब फोटो देखेगी, उसकी माँ, उसके सास ससुर, उसके परिवार के लोग इस फोटो से क्या संदेश लेंगे? वो कौन लोग हैं जो कैंडल मार्च निकाल कर किस प्रकार की सद्भावना? सद्भावना हमेशा दो तरफा होती है, सद्भावना कभी भी एक तरफा नहीं होती है। और सद्भावना हमेशा शक्ति से उपजती है, हमेशा सदैव शक्ति से सद्भावना उपजती है। शांति पहले शक्ति की स्थापना होती है, फिर शांति की स्थापना होती है, फिर शांति के बाद सद्भावना उपजती है। अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, उन्होंने, चूंकि मैंने भी सोचा था कि इसका उदाहरण दूंगा, तो मैं महाभारत की पहले बात करता हूं। महाभारत में 18 पर्व हैं। हमारा सबसे आदि ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है, जिससे गीता निकली है। 18 पर्व हैं। सभा पर्व है, कर्ण पर्व है, शल्य पर्व है, वगैरह वगैरह। ये सारे सारे युद्ध के पर्व हैं, सारे युद्ध के पर्व हैं, जिनमें से अपनी गीता आती है। सब युद्ध के पर्व हैं। युद्ध होता है, युद्ध होता है। उसके बाद पांडवों का राज तिलक होता है। उसके बाद वो शांति का पर्व होता है, वो शांति का पर्व होता है। शक्ति की आराधना के बाद ही शांति का पर्व आता है। और फिर जब पांडव राज तिलक के बाद अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अपनी वैचारिकता और अपनी विचारधारा का प्रक्षेपण करते हैं कि कोई भी अगर किसी को हमारी विचारधारा और वैचारिकता के प्रति, वैचारिकता आइडियोलॉजी के प्रति असहमति है, आओ युद्ध करो, वह वस्तुतः अनुशासन का पर्व होता है और वहीं से सद्भावना का पर्व आरंभ होता है। आप देखिए, हम लोगों को बचपन से जो अभ्यास कराया गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर आता है या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पहले शक्ति, फिर शांति। हमेशा सद्भावना दो तरफा होती है। बहुत लंबा बोल सकता हूं, ठीक है, लेकिन समय कम है और आप लोग, और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, यहां पर भी एक अद्भुत सद्भावना है। क्या सद्भावना है? जो सभा के संस्कार होते हैं, किसी भी सभा के संस्कार होते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि जब दोनों पक्ष मंच और श्रोता, जब डायस और श्रोता, ये दोनों पक्ष एकाकार हो जाएं, यानी एक आकार के हो जाएं, जितने लोग मंच पे हो उतने ही लोग श्रोता बचे, तभी सद्भावना जो है सभा पक्ष में स्थापित होती है। तो ये जो आपकी सद्भावना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया, आपने मैंने सुना, आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं।